Assalamualaikum friends, welcome once again in our physics class and I hope you all are good. Now we are going to start this class with the topic of kinetic molecular theory of gases. ठीक है, this is our new topic of 11th chapter which is heat. तो before going to start this topic or before going to start this class, तो कुछ जो है वो प्रीवियस क्लास का टॉपिक जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही बेहतर तरीका है कि कोई भी न्यू क्लास स्टार्ट करने का कि पहले जो है वो प्रीवियस क्लास को हम डिस्कस कर लें, क्योंकि जो है वो आप लोग सामने नहीं है, सामने होते तो आप लोग बताते कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, मैं आप लोगों से पूछता। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और हम जो है वो प्रीवियस क्लास का टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आज जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि कंटिन्यूटी में प्रोसेस जो है वो चले। ठीक है बेटे, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप का टॉपिक डिस्कस किया और बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो क्या है कि वो डिवाइस जो कि दो मेटल की स्ट्रिप से मिलकर बनती है, उस डिवाइस को हम बेसिकली बायोमेटालिक स्ट्रिप का नाम देते हैं और वो कंसिस्ट कर रही होती है टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। मतलब दो मेटल की स्ट्रिप्स तो होती हैं लेकिन वो दो कोई सेम मेटल नहीं होते, डिफरेंट मेटल्स होते हैं और डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप से मिलकर जो डिवाइस बनती है वो बेसिकली बायोमेटालिक स्ट्रिप कहलाती है। उसकी कुछ एप्लीकेशन मैंने डिस्कस की कि थर्मोस्टेट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ कर सकते हैं। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है बेटे, इसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो प्रोवाइड कर दिए थे थ्रू लिंक। तो जो है वो ये था हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है वो न्यू टॉपिक विच इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो एक ही करके जो है वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि एक्चुअली कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस मीन्स KMT है क्या। वो तो हम बेसिकली जब आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन जो है फिलहाल KMT के बारे में लिख लीजिएगा कि अ थ्योरी इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अ थ्योरी इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, इज कॉल्ड एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और KMT ऑफ गैसेस। ठीक है बेटे, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है या KMT क्या है, एक ही बात है। तो अब हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, तो उसकी जो है वो एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे उसको। तो हेडिंग डाल देगा प्रॉपर्टीज़ की या पोस्टुलेट की, प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग डाल दें या पोस्टुलेट, और वन बाय वन जो है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि गैस जो है बहुत टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, लिख लीजिएगा कि गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स known as molecules। ठीक है बेटे, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा कि सेकंड पॉइंट में क्या बताते हैं, कहते हैं कि भाई गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत जो है वो ज़्यादा है, बहुत लार्ज हैं। जब उनके बिटवीन स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है। तो सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। थर्ड पॉइंट सेकंड में लिखा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है बेटे, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आर ऑलवेज इन रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो वो
ऑलवेज जो है वो हमेशा किस में होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं, रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर किसी कंटेनर में तो वॉल टू वॉल, ठीक है, वो स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो वहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिख लीजिएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in random translational motion. Gas molecules are always in random translational motion. Gas molecules are always in random translational motion. Fourth point क्या ही डाल के फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा, और फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि गैस मॉलिक्यूल की जो नेचर है वो बेसिकली क्या है कि वो उनकी जो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वो इलास्टिक इन नेचर है। मतलब जब वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में आकर अगर टकराते हैं तो टकराने के बाद जिस स्पीड से, जिस तरह से मूव करते हैं वहीं टकरा के उसी जो है स्पीड से मूव करते वापस चले आते हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी आप भी कह सकते हैं, इलास्टिक इन नेचर है। फिर टकरा के वॉल से या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टकरा के आपस में बिल्कुल उसी तरह से वो वापस चले आते हैं, ठीक है बेटे। तो इसमें लिख लीजिएगा द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, द कोलिजन बिटवीन gas molecule is elastic in nature. The collision between gas molecules is elastic in nature. The collision between gas molecule is elastic in nature. ठीक है बेटे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट उसमें कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इस पूरे रूम के अंदर, ठीक है, इस पूरे क्लासरूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कंप्रेस करके, कंसाइज करके एक मैच बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो उनका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उन एक्चुअल वॉल्यूम से, वो मतलब एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब गैस मॉलिक्यूल, इस रूम के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम एक मैच बॉक्स के अंदर जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा इसके बारे में, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, एज कंपेयर टू इट्स original volume. The actual volume of gas molecule is negligible as compared to its original volume, as compared to its original volume. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में लिखिएगा, बताते ये हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर द टेम्परेचर विच इज़ मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है बेटे। तो जो टेम्परेचर केल्विन में मेजर हो रहा है उससे जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसको हम प्रूव भी करेंगे और इस रिलेशन को, तो इसमें लिखना स्टार्ट करें, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecule, the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. The average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. The average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. ये relation लिख लीजिएगा बेटा, the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature, is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है बेटे। तो उसके बाद जो है ये रिलेशन कॉपी कर लिएगा कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज, या काइनेटिक एनर्जी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ और लास्ट पॉइंट जो है उसमें बताते हैं कि ये हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मींस लॉज ऑफ मोशन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो क्या है, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन गैस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल हैं एक्सेप्ट दोज मॉलिक्यूल विच आर मूविंग विद द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स पे न्यूटोनियन मैकेनिक एप्लीकेबल नहीं है।
अदरवाइज जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स उन पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेसिकली लॉज ऑफ मोशन को कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेसिकली लॉज ऑफ मोशन को कहते हैं। ठीक है बेटे, तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो गैस मॉलिक्यूल पे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये आपने लॉज जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली वो लॉज ऑफ मोशन जो है वो गैस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है, लेकिन वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होती है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल जो है वो जल्दी से 7th पॉइंट जो है वो लिख लें, फिर हम चलते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की तरफ कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होती है। तो लिख लीजिएगा 7th पॉइंट में द न्यूटोनियन मैकेनिक्स is applicable for gas molecules. Newtonian mechanics is applicable for gas molecules except those molecules which are moving with the relativistic velocity. Except those molecules which are moving with the relativistic velocity. वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की आपने हेडिंग डाल देनी है। तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या है कि द वेलोसिटी विच इज़ ईजिली कंपेयर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो वेलोसिटी जो कि लाइट की वेलोसिटी से लाइट की वेलोसिटी से इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जो तकरीबन आप ये कह सकते हैं लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो, उस वेलोसिटी को हम बेसिकली रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहते हैं। इसमें कहते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एक्चुअली 1/10 ऑफ c के बराबर है। 1/10 ऑफ c क्या है? c बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटे 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1/10 ऑफ c, तो 1/10 ऑफ c बेसिकली क्या है? रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। अब ये कहने कि लाइट की स्पीड का 1/10 जो है वो तकरीबन इतनी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहलाती है। तो इस वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे उसको कहेंगे हम ये मॉलिक्यूल्स रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इन पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। केएमटी की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमने डिस्कस कर ली, गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जा रहे हैं बेसिकली एक रिलेशन जो है वो ड्राइव करने हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का रिलेशन अगर आपको ड्राइव करना ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी तो कैसे रिलेशन ड्राइव करेंगे कि रिलेशन के बेसिकली क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पेपर में सवाल आता है प्रूव दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। P क्या बेटा? प्रेशर, 1/3 रो बेसिकली डेंसिटी का सिंबल है, और V बार स्क्वायर, V बार एवरेज वेलोसिटी। तो प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना हो, प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे जो है वो प्रेशर का, गैस का प्रेशर अगर आपको फाइंड करना हो, मेजर करना हो, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये हम जो है पूरा जो है वो ड्राइव करने जाएंगे। काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, 7 नंबर की पेपर में आ सकती है। ठीक है बेटे, तो पेपर में और किस तरह से, या तो डायरेक्ट वो दे देगा प्रूव डेट P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर, या और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्दी से एक लाइन में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ड्राइव द रिलेशन for interpretation of pressure, drive the relation for interpretation of pressure on the basis of KMT. Drive the relation for interpretation of pressure on the basis of KMT. Drive the relation for interpretation of pressure on the basis of KMT. तो प्रूव डेट P इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर ये रिलेशन है। देखिए जब वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ड्राइव द रिलेशन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT, तो आपने बेसिकली यही रिलेशन जो है वो ड्राइव करना होगा, या तो वो डायरेक्ट दे देगा कि प्रूव डेट P इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। तो अब ये रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, तो आइए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। ये रिलेशन कैसे बना, ठीक है, इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम आप देख सकते हैं कि डायग्राम में हमने कंसिडर किया हुआ एक यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर। यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर का मतलब कि वो यूनिफॉर्म कंटेनर सिंपल अगर हम बात करें तो वो कंटेनर
और क्यूबिकल कंटेनर है तो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ और हाइट है, और यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर होगा तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, सेम। ठीक है बेटा, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इसकी तीनों साइड जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर। ठीक है बेटे, उसमें हमने बोला कि अब इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस फिल है, और मतलब गैस फिल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस कंसिस्ट करिए किसमें, मॉलिक्यूल्स पे। तो ये एक आइडियल जो है वो आपके पास इसके अंदर एक आइडियल गैस है, एक यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर आपने कंसीडर कर लिया, इसके अंदर एक आइडियल गैस फिल हुई हुई है, इसके अंदर मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट कर रही है। तो हमने जो है वो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है, और टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली किस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कहते ही है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको कैपिटल एन से, और इस मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूल का जो मास है इसको हम स्मॉल एन से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के मास को आपने स्मॉल एम और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने कैपिटल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है बेटे, ये जो मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे कंसिडर किया, एक मॉलिक्यूल पे वर्किंग करेंगे, बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, वी एक्स। वी एफ क्यों, वी वेलोसिटी है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है, इस वजह से उसको आपने यहाँ पे वी एक्स का नाम दे दिया। मॉलिक्यूल गया टकरा के वापस आया, ठीक है, तो इसकी जो है वो वापस आ रही है, अगर वापस आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वी एक्स। और ये देखें, अगर मॉलिक्यूल मूव करते हुए जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस वी एक्स। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस वजह से यहाँ पे आपने माइनस का साइन कंसिडर कर लिया। और आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका मोशन अगर बेसिकली कैलकुलेट करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसकी, मोमेंटम की। और मोमेंटम का रिलेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम फाइंड करना होगा तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूल का मास m है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx। अगर मॉलिक्यूल मूव करते हुए जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvx। और अगर मॉलिक्यूल मूव करते हुए आ रहा है कहाँ, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस vx माइनस mvx, क्योंकि जो है वेलोसिटी जो है इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, माइनस वी एक्स, इस वजह से आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया माइनस वी एक्स। ठीक है, तो मोमेंटम आपके पास आ गया m मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी एक्स थी, तो इस वजह से यहाँ पे आपने अगर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एम वी एक्स, और टुवर्ड्स अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। मोमेंटम का यहाँ पे क्या काम, हम आगे जो है वो इसकी डेरिवेशन में इसका रिलेशन देख लेंगे कि मोमेंटम यहाँ पे हमने क्यों जिक्र किया मोमेंटम का यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको अब तक की बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि भाई हमने जो है वो यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर कंसिडर किया जिसके अंदर आइडियल गैस फिल थी, उसके अंदर हमने गैस के सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करे तो वी एक्स हो गई, मास इसका एक मॉलिक्यूल का m है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फिल हैं, ठीक है, गैस के, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, कैपिटल एन से आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर है तो इस वजह से लेंथ ब्रेथ और हाइट बेसिकली इसकी क्या होगी, सेम। इस वजह से लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम यहाँ पे L कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट और तीनों चीज़ें सेम है, तो इस वजह से आपने इनको जो है वो L ही कंसीडर कर लिया, बजाय LBH जो है उसका नाम देने के आपने इनको सबको L के बराबर कंसीडर कर लिया। उसके बाद एक चीज़ जो आगे के लिए देखिएगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट सब जो है वो किसके बराबर है, एल के। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, और एल इंटू एल इंटू एल किसके बराबर बेटे, एल क्यूब। मतलब वॉल्यूम जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एल क्यूब है। एरिया कैलकुलेट करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है यहाँ पे बेटे, एल है। तो इसलिए बी की जगह भी क्या आ जाएगा, एल, और एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपके पास एरिया जो है उसका भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे बना लिया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम अगर एल क्यूब है तो एरिया आप देख सकते हैं, एरिया आपके पास क्या है, एल स्क्वायर। तो वॉल्यूम और एरिया के बाद जो है वो अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन को ड्राइव कर लें। लेकिन डेरिवेशन से पहले एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो लिख लें, फिर हम रिलेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, ये जो आपने डायग्राम बनाई है इसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन अपनी जो है वो करना होगा। तो हिंट डालना एक्सप्लेनेशन की और लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन के हिंट डालने, और लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ यूनिफॉर्म cubical container, consider a uniform cubical container filled with an ideal gas. Consider a uniform cubical container filled with an ideal gas, filled with an ideal gas, and filled with an ideal gas, full stop, filled with an ideal gas, full stop, according to the condition, the total number of molecules, according to the condition, the total number of molecules is considered as n, capital N. The total number of molecules is considered as n, capital N. The mass of, comma डाल के, the mass of one molecule is m, small m. The mass of one molecule is m, small m, and its velocity along x-axis is considered as, vx. ठीक है बेटे, and its velocity along x-axis is considered as vx, सिंपल vx लिखे, फुल स्टॉप। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं रिलेशन की तरफ, डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की। डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर का जो फॉर्मूला है, सिंपल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। और कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया किसके बराबर है, आप देख सकते हैं एरिया किसके बराबर है यहाँ पे, एल स्क्वायर। तो एरिया की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है भाई, क्या नाम दे दिया इसको आपने, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि भाई फॉर्मूला जो आपके पास बन गया प्रेशर का, पी इक्वल्स टू एफ अपॉन एल स्क्वायर, कि इसके अंदर आपके पास फोर्स की वैल्यू अगर पता हो तो यहाँ पे हम पुट करें, सॉल्व करें और प्रेशर का आंसर कैलकुलेट कर लें। तो फोर्स यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है। फोर्स कौन सी फोर्स, जो मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पूरा फोर्स का रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा। चलते हैं फोर्स कैलकुलेट करने। यहाँ पे लिख लेंगे जो आपको फाइंड करना है, फॉर एफ इक्वल टू क्वेश्चन। फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पर रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे ज़रा देखिएगा, फ्रॉम फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ
लीनियर मोमेंटम फ्रॉम फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम हमने जो फोर्स का रिलेशन जो है वो ड्राइव किया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है बेटे, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 3 में, तो वो रिलेशन जो है बेसिकली यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे फोर्स के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और फोर्स का रिलेशन क्या है बेटे कि फोर्स बराबर है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स का जो रिलेशन है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं। तो मोमेंटम इसी वजह से यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे मोमेंटम का रिलेशन यहाँ पे आपको पहले से ही हमने डायग्राम के पास कैलकुलेट करके लिख लिया था, क्योंकि जो है वो आगे जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट करना था, मोमेंटम यूज़ करना था, ठीक है बेटे, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट ही होगी मोमेंटम के रिलेशन से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के भाई वेलोसिटी जो होगी इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और मास जो है वो मॉलिक्यूल का सेम रहता है, तो मोमेंटम इनिशियल हो फाइनल हो कोई फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर पहले जो है वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पहले इस तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ पे आ रहा है वापस, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो mvx है और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस mvx है। अगर ये बात मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता तो होगा नहीं मॉलिक्यूल्स पहले किस तरफ मूव करते हुए जा रहा है, तो हमने तो एक एजम्पशन जो है वो कंसिडर की हुई है, मतलब एक एज्यूम किया हुआ है कि भाई मॉलिक्यूल पहले एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, और मतलब पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर यही बात रखते हैं, मतलब इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि भाई पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल में से इनिशियल, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में आंसर आपको चाहिए नहीं, इस वजह से इनिशियल और फाइनल बस साइन का डिफरेंस है और बाकी मोमेंटम जो है वो सेम। जब मोमेंटम सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इस वजह से जो है वो हम क्या करेंगे, हम ये कंसिडर कर लेंगे कि ये आपके पास जो है वो इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल है। मतलब पहले मॉलिक्यूल मूव करते हुए गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, फिर टकरा के जो है वापस आया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम कह लेंगे कि ये आपके पास इनिशियल है और ये फाइनल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, mvx, उसमें से माइनस करना है इनिशियल को, माइनस mvx। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया बेटे, माइनस mvx, डिवाइड बाय टाइम, टाइम का मतलब t। आप देख सकते हैं बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और आपके पास रिलेशन जो है वो अब पॉजिटिव में आ जाएगा और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, तो mvx माइनस, फिर माइनस mvx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो आगे देखिएगा, फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, F इक्वल्स टू mvx प्लस mvx अपॉन टी। इन दोनों को ऐड करा दें तो F इक्वल्स टू 2 mvx अपॉन टी। यहाँ तक आगे फोर्स का रिलेशन नहीं, अब टाइम का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं चाहिए फाइनल आंसर में, आपको टाइम नहीं चाहिए। जब टाइम नहीं चाहिए तो इसका मतलब टाइम का रिलेशन भी कैलकुलेट करना होगा। इस यहाँ तक आगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर टी कैलकुलेट करना है, तो टी कैलकुलेट करने के लिए लिख देंगे जो कैलकुलेट करना है कि फॉर टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि v इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखें कि जो कवर किया है मॉलिक्यूल ने
वो किस तरह से कवर किया ज़रा देख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल अगर मूव करते हुए गया, टकराया, टकरा के वापस आया, यहाँ से मूव करते हुए गया, टकराया, टकरा के वापस गया, तो पहले उसने डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो इतना, फिर इतना, ठीक है। तो टोटल टकरा के जब वापस गया उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो पहले मूव करते हैं अब तक आया, तो इसका मतलब इसने जो पहले डिस्टेंस कवर किया या जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किसके बराबर है बेटे, ये L के बराबर है। कि भाई एक कंटेनर की वॉल से लेके दूसरे कंटेनर, मतलब दूसरी वॉल तक, कंटेनर की एक वॉल से दूसरी वॉल तक मूव करते हुए गया, जो कि किसके बराबर है, वो लेंथ के बराबर है। फिर टकरा के वापस गया तो वापस उसने लेंथ कवर की। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो है, अगर हम ये कह लें कि पहले मूव करते हुए गया लेफ़्ट साइड, फिर टकरा के टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करते हुए गया, तो उसने जो पहले डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो L, फिर उस जब वो मूव करते हुए वापस गया तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो L। तो इसका मतलब L प्लस L किसके बराबर बेटा, 2L के। और जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो किसके बराबर हुआ, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया बेटा, 2L के। तो यहाँ पे टाइम का रिलेशन चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, टाइम नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टाइम का रिलेशन t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन v, ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी है स्मॉल v। तो t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन v, t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 2L, और जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो एक्चुअली vx है, तो इस वजह से वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, vx है। तो v की जगह क्या आ गया, vx। ये जो टाइम का आपने फॉर्मूला बना लिया, टाइम का रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, इस टाइम के रिलेशन को, इस टाइम के फॉर्मूले को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह पुट कर देंगे, ठीक है बेटे। तो आपने यहाँ तक फोर्स के ऊपर रिलेशन बनाया, टाइम की वैल्यू नहीं पता थी, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया था। अभी जो टाइम का रिलेशन कैलकुलेट किया 2L अपॉन vx, इसको उठा के यहाँ पे t की जगह पे पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इसको, मतलब इस टाइम के रिलेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, ज़रा देखिएगा, f इक्वल्स टू 2 mvx अपॉन t की जगह क्या आ जाएगा, 2L अपॉन vx, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, और जब vx को ऊपर पलट के मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, L अपॉन vx। तो L अपॉन vx को जब डिवाइड से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लेके जाएंगे, वैल्यू पलट जाएगी, तो vx ऊपर जाके vx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फोर्स का रिलेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू vx ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा mvx स्क्वायर अपॉन L, ठीक है बेटे। ये आपने फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट कर लिया कि F इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन L। ये जो फोर्स का रिलेशन आपने कैलकुलेट किया है, ये एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, ये जो हमने मॉलिक्यूल कंसिडर किया है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, तो एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आपने फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, F इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन L। आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है गैस का, टोटल मॉलिक्यूल का प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी तो हमने सिर्फ, तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्म, जो फोर्स कैलकुलेट जो हमने की है, और फोर्स इस फॉर्मूले में जो फोर्स का रिलेशन पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए होगी, मतलब फुल जो गैस है कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसका रिलेशन यहाँ पे पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट किया वो सिंगल मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन पर पुट किया। अब जो है वो क्या कर रहे हैं, अब हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर के अंदर हैं, जो कि हमने किससे कंसिडर किए हैं, स्मॉल n। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपने फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर वो रिलेशन यहाँ पे, फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, किसकी जगह पे, F की जगह पे, ठीक है बेटे। तो आगे चलते हैं, फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने,
अच्छा तो बेटा फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं और ये फोर्स का रिलेशन जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स का रिलेशन आपने जो है वो ड्राइव किया वो क्या है, F इक्वल्स टू mvx² अपॉन L। और यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इस वजह से ये हो जाएगा F1 mv1x² अपॉन L। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए ये रिलेशन बन जाएगा F1 इज इक्वल्स टू mv1x² अपॉन L। मॉलिक्यूल का मास जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो डिस्टेंस जो है वो आपको पता है यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो इस वजह से लेंथ जो है वो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के रिलेशन बन गया F1 इज इक्वल टू mv1x² अपॉन L। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए, फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल, तो सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन ये फॉर्मूला बन जाएगा F2 इक्वल्स टू M। ठीक है बेटे, इसी तरह थर्ड मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन बना है तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, F3 इक्वल्स टू M F3। अगर यहाँ पे हम थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो थर्ड मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाएगा F3 इक्वल्स टू M v3x² अपॉन L। ठीक है बेटे, अब फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, अगर फोर्थ मॉलिक्यूल होगा, चौथा मॉलिक्यूल कंसीडर करें, उसके लिए F4 इक्वल्स टू mv4x² अपॉन L। इसी तरह अब फिफ्थ मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला, अब हर मॉलिक्यूल के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं जो है वो बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और जो है वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1 क्यूबिक मीटर के, तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो सोचें एक क्यूबिकल कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सबका रिलेशन तो यहाँ पे ड्राइव करने बैठेंगे नहीं, पता चला एग्ज़ाम में डेरिवेशन आ गई और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे और एग्ज़ाम के बाद जो है वो दोस्तों ने पूछा कि अभी पेपर कैसा हुआ, तो दोस्तों को बताया अल्लाह का शुक्र है ये वाली डेरिवेशन बस पूरी करके आए। ठीक है, ये ना हो कि पूरे 3 घंटे में यही डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करें। तो इससे बेहतर ये कि भाई हम हर मॉलिक्यूल का रिलेशन यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिर्फ यहाँ पे आपने एग्जांपल के तौर पर 2 या 3 मॉलिक्यूल के रिलेशन बता दिए। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे फॉर nth मॉलिक्यूल, क्योंकि एज यू नो गाइस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द क्यूबिकल कंटेनर उसको हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो nth मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये रिलेशन बन जाएगा Fn इक्वल्स टू M Vn(x²) अपॉन L। ठीक है बेटे, ये फोर्सेस ये है आपके पास टोटल फर्स्ट मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है, सेकंड पे, थर्ड पे, और अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो nth मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उसका रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम मॉलिक्यूल पे जो फोर्सेस लग रही हैं तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस को कंबाइन करेंगे, टोटल फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब हम आगे जा रहे हैं टोटल फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने के, टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रही है तमाम मॉलिक्यूल्स पे जो कंटेनर के अंदर हैं, और तो उनका रिलेशन क्या होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, बस ये इक्वेशन याद रखनी है, इसके अंदर हम जो है वो फोर्स का रिलेशन पुट करेंगे। मैं अभी ये रिमूव करने जा रहा हूँ। रिलेशन क्या है, P इक्वल्स टू F अपॉन L²। ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप लोगों ने कॉपी कर ली होगी, इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बेटे, तो चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, तो अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं टोटल फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने। यहाँ पे आपने जो है वो 1 बाय 1 फोर्सेस का जो है वो
फॉर्मूला फोर्सेस का रिलेशन लिख लिए कि अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है तो क्या होगा सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अब टोटल फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे। यहाँ पे वर्डिंग आ जाएगी कि भाई टोटल फोर्स। अच्छा बेटे, तो आपने देखा कि पहले हमने जो है वो फोर्सेस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth मॉलिक्यूल का रिलेशन फोर्सेस के लिख लिए, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल एक्स एक्सिस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, टोटल फोर्सेस का रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो टोटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो ज़रा देख लीजिएगा कि भाई टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn। ठीक है बेटे, तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो उस पर जो फोर्स लग रही है तो उसके लिए हमने रिलेशन बना लिया यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कि F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन Fn तक। ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से हमने उसको हम Fn तक कंसिडर कर लिया, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे जो है वो वैल्यूज हम पुट करते हैं कि भाई F इक्वल्स टू F1 का रिलेशन m v1 x स्क्वायर अपॉन एल प्लस F2 का रिलेशन m v2 x स्क्वायर अपॉन एल प्लस F3 का रिलेशन m v3 x स्क्वायर अपॉन एल। इसी तरह सो ऑन Fn का रिलेशन m vn x स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है बेटे, आपने देखा कि जो आपने वैल्यूज पुट की फोर्स की कि F1, F2, F3 सो ऑन Fn तक की वैल्यूज़ यहाँ पे आपने फोर्स के रिलेशन की पुट कर दी। इसके अंदर कुछ सिमिलर आपको नज़र आ रहा है, कोई चीज़ सेम नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं मास और ये L की वैल्यू सेम है, मतलब M और L यहाँ पे सेम है। तो M और L को यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो फोर्स का रिलेशन आ जाएगा M अपॉन L v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस सो ऑन vn x स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपने फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट कर लिया कि भाई टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो अप्लाई हो रही है उसका रिलेशन ये है आपके पास टोटल। ठीक है, तो ये जो फोर्स का रिलेशन है इसको यहाँ पे आप पुट करने जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। जो इक्वेशन नंबर 1 आपको याद हो हमने लिखी क्या कि P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो F की जगह ये रिलेशन, F की जगह ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये F की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि P इज इक्वल्स टू F अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ज़रा देखिएगा बेटा, ये F की जगह ये पूरी F की वैल्यू आएगी और नीचे एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, P इज इक्वल्स टू F की जगह F की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं कि m अपॉन एल v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v3 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं क्या है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, जब एल स्क्वायर नीचे डिवाइड और ऊपर जाएगा तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा कि रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा कि L से ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो L से एल स्क्वायर क्या होगा मल्टीप्लाई, जब ये इस L से एल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एल क्यू। तो रिलेशन क्या बनेगा ज़रा देख लीजिएगा, P इज इक्वल्स टू m अपॉन एल क्यू v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v3 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, आपने देखा कि ये एल स्क्वायर ऊपर जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ पलट के, तो ये एल से एल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो गया एल क्यू, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो
एल क्यूब है ये किसके बराबर है बेटे, एल क्यूब। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो डायग्राम के नीचे कुछ वैल्यूज़ लिखी कि एल क्यूब वहाँ पे हमने वहाँ पे लिख लिया और हमें पता है कि एल क्यूब किसके बराबर है, वॉल्यूम के। तो एल क्यूब नीचे लिख लीजिएगा कि एल क्यूब जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के। एल क्यूब जो है वॉल्यूम के बराबर है, तो इस एल क्यूब की जगह यहाँ पे वी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो एल क्यूब है इसकी जगह, एल क्यूब की जगह एल क्यूब की वैल्यू मतलब वी पुट कर देंगे, वॉल्यूम का वी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू एम अपॉन वी क्यूब, सॉरी एल क्यूब की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ वी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एल क्यूब की जगह वी पुट कर दिया, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर सो ऑन vn x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिलेशन के बाद हम एक रेफरेंस देंगे किसका, मॉलिक्यूलर डेंसिटी का, कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होती है ज़रा देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर डेंसिटी इसको कहते हैं NV। ठीक है, NV इसका सिंबल है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। और जिसको कहते हैं हम यूनिट वॉल्यूम मींस 1 क्यूबिक मीटर विच इज़ अप्रॉक्स 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कोई यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करेंगे, जिसकी आपने डेफिनेशन लिख ली होगा, नहीं लिखी तो लिख लिएगा यहीं पर एक लाइन की छोटी सी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज the total number of molecules present in a unit volume is called as molecular density. The total number of molecules present in a unit volume is called as molecular density। और molecular density का फिर relation यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि molecular density क्या है, total number of molecules present in a unit volume। ठीक है बेटा, तो ये n क्या है, total number of molecules। ठीक है, ये v क्या है, volume। तो फॉर्मूला क्या बन गया मॉलिक्यूलर डेंसिटी का, NV इक्वल्स टू N अपॉन V। मॉलिक्यूलर डेंसिटी NV किसके बराबर है, कैपिटल N अपॉन V, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, डिवाइड करेंगे तो आंसर यूनिट वॉल्यूम का आ जाएगा। ठीक है, कि अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे आपको V की वैल्यू इससे बनाएंगे हम। V की वैल्यू किस तरह से बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। V नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, NV मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू N अपॉन NV। तो ये वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। वॉल्यूम की वैल्यू का आपने कैलकुलेट कर ली कि V इज इक्वल्स टू N अपॉन NV। ये V की जगह, वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ज़रा देखिएगा रिलेशन क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू N अपॉन NV। ये V की जगह पुट करने जा रहे हैं, M N अपॉन NV, V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस V3x स्क्वायर सो ऑन Vn x स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन कि हमने क्या करा कि V की जगह V की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू N अपॉन NV ये पुट कर दी। अब ये वैल्यू N अपॉन NV नीचे डिवाइड हो रही है, इसको पलट के मल्टीप्लाई करा देंगे। ये पलट के जब मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा M NV अपॉन N।
v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² सो ऑन vnx²। ठीक है बेटे। फिर ये n जो है डिनोमिनेटर में और इस पूरी न्यूमरेटर वाली वैल्यू के नीचे है डिनोमिनेटर में, तो उसको बजाय यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे वेलोसिटीज़ के। क्यों लिखेंगे अभी आपको ज़रा देख लें, पता लग जाएगा हम इसको क्यों लिखने जा रहे हैं। ऐसे mnv v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² प्लस सो ऑन vnx²। अब ज़रा देखिएगा n डिनोमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, बस मैंने क्या करा बजाय mnv के लिखने के इसके नीचे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, किसकी? वेलोसिटीज़ की। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, टोटल सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, ये nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, ये तमाम एक्स एक्सिस की वेलोसिटीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की। उनको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, सेकंड की, थर्ड की, सो ऑन nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, इन तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? द मीन ऑफ टू और मोर देन टू वेलोसिटीज़, टू या टू से ज़्यादा वेलोसिटीज़ का मीन एवरेज क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज? तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इन ये पूरी वैल्यू v1x², v2x², v3x² सो ऑन vnx² डिवाइड बाय n, ये सब किसके बराबर हो जाएगा बेटे? यहाँ पे लिख लें, ये सब किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कि v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² प्लस vnx² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये बराबर है किसके बेटा? एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विच इज़ v बार x² के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? v बार x²। तो पूरी वैल्यू की जगह v बार x² लिखने जा रहे हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा बेटे, इस पूरी वैल्यू की जगह हम v बार x² पुट करेंगे, तो p इज इक्वल्स टू m nv v बार x²। आपने देखा क्या करा कि p प्रेशर एज इट इज, m मास एज इट इज, nv मॉलिक्यूलर डेंसिटी एज इट इज, और इस पूरी वैल्यू की जगह हमने v बार x² मतलब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, और वो बराबर है किसके? v बार x²। और ये एवरेज वेलोसिटी किसकी एवरेज वेलोसिटी है? लॉन्ग एक्स एक्सिस जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो उनकी टोटल एवरेज वेलोसिटी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब जो है इसको नाम देंगे इक्वेशन 3 का, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टोटल वेलोसिटी इन अ क्यूबिकल कंटेनर, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई टोटल वेलोसिटी इन अ कंटेनर is calculated by following relation। और टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? ज़रा देख लीजिएगा कि v बार, ठीक है, कि vx प्लस vy प्लस vz। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कि भाई v बार बराबर है किसके? v बार x के, और v बार y के, और v बार z के। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की वेलोसिटीज़, और अगर एवरेज वेलोसिटीज़ की बात करें तो एक्सिस, तो पूरी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी, y एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी और z एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी, तीनों एवरेज वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे तो टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी
का स्क्वायर चाहिए, मतलब वी बार स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार वाई स्क्वायर, वी बार जेड स्क्वायर, मतलब एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर एक्स एक्सेस की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका जो है स्क्वायर, वाई एक्सिस की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, और जेड एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, इन तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस की एवरेज वेलोसिटीज़ का जो सम करेंगे वो टोटल एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और बात करते हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कंटेनर, बेटे यूनिफॉर्म कंटेनर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों सेम होंगी तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो वेलोसिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की वेलोसिटीज़ अगर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस दे देते हैं कि वी बार एक्स स्क्वायर बराबर है वी बार वाई स्क्वायर बराबर है किसके, वी बार जेड स्क्वायर की। ठीक है, तो वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार वाई स्क्वायर, वी बार जेड स्क्वायर, ये तीनों बराबर है, तो इन तीनों को हम कंसिडर कर लेंगे किसके, वी बार एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ज़रा देखिएगा, वी बार स्क्वायर बराबर है किसके, वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो इन सब को वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लिया। ठीक है बेटे, तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया ताकि आपको टोटल एवरेज वेलोसिटी पता लग जाए। टोटल एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी ली हुई है, आपको टोटल एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने टोटल एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बनाया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की वेलोसिटीज़ को ऐड कर लें। तो फिर हमने रेफरेंस दे दिया कि भाई यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की वेलोसिटी सेम होंगी, तो फॉर्मूला आपने वही यूज़ किया, लेकिन बस यहाँ पे जब सारी वेलोसिटी सेम है तो सबको वी बार एक्स स्क्वायर के बराबर कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें वी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अब वी बार वाई स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक्स एक्सिस को जो है वो एज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग जो है डेरिवेशन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे वी बार एक्स स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार स्क्वायर बराबर है, इन सब को ऐड कर लें तो 3 वी बार एक्स स्क्वायर के। ठीक है, और आपको अगर वी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वी बार एक्स स्क्वायर से 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। जब 3 इधर आके डिवाइड होगा तो मैं रिलेशन को पलट के लिख लेता हूँ कि वी बार एक्स स्क्वायर बराबर है वी बार स्क्वायर अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वी बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि वी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, वी बार स्क्वायर अपॉन 3। किस तरह से कैलकुलेट की आप लोग देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हुआ, तो वी बार स्क्वायर अपॉन 3 मैंने रिलेशन को पलट दिया कि वी बार एक्स स्क्वायर बराबर है वी बार स्क्वायर अपॉन 3। ये जो वी बार का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है इसको कहाँ उठा के पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, और इंशाल्लाह फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा बेटे। कैसे पुट करते हैं, अच्छा बेटा, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में किस तरह से पुट करेंगे, पहले यहाँ पे वर्डिंग लिख लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बार एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में वी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं बेटे कि P इक्वल्स टू एम एन वी बार एक्स स्क्वायर, पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख ली, और वी बार एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे एम एन वी एज इट इज, वी बार एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी बार स्क्वायर अपॉन 3।
आप देख सकते हैं कि वी बार एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वी बार अपॉन 3। तो वी बार स्क्वायर अपॉन 3, वी बार एक्स स्क्वायर की जगह वी बार स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। फिर 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको जो है इस कोफिशिएंट को साइड में लिख लेंगे, 1/3 अलग कर लिया, एम एन वी बार स्क्वायर एज इट इज़। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी थी वो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वो इक्वेशन आपने कौन सी फाइंड करनी थी, P = 1/3 रो वी बार स्क्वायर, मतलब डेंसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर। P = 1/3 रो वी बार स्क्वायर, ये आपको रिलेशन ड्राइव करना है। आप देख सकते हैं 1/3 आ गया, वी स्क्वायर आ गया, और ये एम एन वी नहीं चाहिए, इसकी जगह रो चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन वी की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे कि भाई एन वी बराबर है n/v के। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर डेंसिटी किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम के। इसकी जगह वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, P = 1/3 m एज इट इज़, कैपिटल N/v इंटू वी बार स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है बेटे, ये वॉल्यूम का भी है, ये कैपिटल भी है, ये वेलोसिटी का भी है, ये स्मॉल भी है। ठीक है, ख्याल रखना है दोनों का। अच्छा जी, उसके बाद ये एन वी बिल्कुल प्रीफिक्स में, इसके एन के साथ छोटा सा प्रीफिक्स में आपने वी बनाना है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करा कि एन वी की जगह एन वी की वैल्यू कैपिटल N/V ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर ये बताते हैं कि ये जो एम एन है, ठीक है, ये एम एन क्या है, एम एन बराबर है एम टी के। एम एन बराबर है किसके, एम टी। अब ये अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, आप देख सकते हैं कि जो m है हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डायग्राम के नीचे लिखा था, ये स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटे एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल मास। ये mt जो है, ये mt क्या है, ये mt मीन्स टोटल मास। ठीक है, तो आपने एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, टोटल मास आ गया। ठीक है, मतलब mt आ गया। तो ये mn जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, mt के, और नीचे वॉल्यूम वाला v एज इट इज, और ये एवरेज वेलोसिटी का v बार स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपने देखा कि mt आ गया, mt के मतलब टोटल मास, और टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटे, डेंसिटी के। तो यहाँ पे फिर हम साइड में रेफरेंस दे देंगे कि भाई mt मीन्स टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम बराबर है किसके, डेंसिटी के, मीन्स रो के। तो बस इसकी जगह डेंसिटी पुट कर देंगे, P = 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है, स्मॉल v रो वी बार स्क्वायर। यहाँ तक आके आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT, इसका रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटे, यही इक्वेशन आपने ड्राइव करनी थी और यहाँ तक आके इक्वेशन जो है वो आपने ड्राइव कर ली। आई नो काफ़ी लेंदी डेरिवेशन है और कभी कभी तो इसको जो है वो ड्राइव करते हुए बोरियस और इरिटेटिंग भी होना जो है वो शुरू हो जाता है कि इतनी बड़ी डेरिवेशन है, कब ख़त्म होगी। खैर, आपने देखा कि ये जो है पूरी डेरिवेशन यहाँ तक आके जो है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इस वजह से जो है वो डेरिवेशन करनी भी लाजमी है। तो खैर, यहाँ तक आके ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को कोई भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्लास को एंड करने जा रहे हैं, और अगर आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट जो है वो ज़रूर करें, और चैनल तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ में ज़रूर इसको शेयर करें। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हम जो है वो अब स्टार्ट करेंगे गैस लॉस से न्यू लेक्चर न्यू क्लास में।
तो बॉयज़ लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है। लेकिन उससे पहले जो है वो एक रिलेशन आपको अगर याद हो मैंने लिखा था, वो रिलेशन क्या था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल इसी बेसिस पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, इसी डेरिवेशन की बेसिस पे वो रिलेशन पहले ड्राइव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले वो रिलेशन ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसकी अगली क्लास में गैस लॉज जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अपना उस वक्त ख्याल रखिएगा। क्लास में आप एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।